अगर बैकग्राउंड में डिस्टॉर्शन है ना तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है म्यूट कर दें। फिर वो भले आप लोग अनम्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ईपीएस किया था। ईपीएस में भी हम लोगों ने राइट शेयर्स तक कर लिया था, मगर चूंकि ईपीएस एक न्यूमेरिकल बेस्ड एरिया है तो मैं ईपीएस को अभी नहीं करवाऊंगा। वो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे। अभी एक थ्योरेटिकल एरिया है, छोटा सा आसान सा एरिया है, तो जैसे मैंने वॉइस नोट पे भी आप लोगों से अर्ज की थी कि एक सिंपल सा एरिया हम लोग कवर कर लेते हैं, ताकि जो है अगर लेट से ऑनलाइन के अंदर ऊंच नीच भी होती है, जो कि इंशाल्लाह होगी नहीं, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर से भी बाद में कवर हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग फिजिकली करेंगे। तो आइए स्टडी 3 अभी मैं कंटिन्यू नहीं करवाऊंगा, वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा स्टैंडर्ड कवर करवा रहा हूँ IFRS 13 का, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मुझे कंफर्म कर देंगे प्लीज आप लोग। जी सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। अब मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फेयर वैल्यू मेजरमेंट IFRS 13 अगेन प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। हमें पता होना चाहिए कि भाई फेयर वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, होती क्या है। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं IFRS 13 के हवाले से, तो देखें IFRS 13 का जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने फेयर वैल्यू मेजर कैसे करनी है और डिस्क्लोज कैसे करनी है। 13 आपको ये नहीं बताता है। 13 आपको बताता IFRS 13 आपको ये नहीं बताता कि भाई आपने किस एसेट या किस लायबिलिटी को फेयर वैल्यू रखना है या नहीं रखना। अच्छा जी, तो लेट मी वंस अगेन रिपीट। IFRS 13 जो है वो सिर्फ ये बताता है कि फेयर वैल्यू पर किस, फेयर वैल्यू अगर लेट से कोई और स्टैंडर्ड बताता है कि भाई आपने लेट से पीपी को फेयर वैल्यू पर रखना है, तो फेयर वैल्यू को मेजर किस तरीके से करना है और डिस्क्लोज किस तरीके से करना है, IFRS 13 सिर्फ ये दो बातें बताता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है भाई फेयर वैल्यू है क्या? फेयर वैल्यू, अब उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटीज आती हैं कि फेयर वैल्यू के हवाले से, जैसा कि मैं आप लोगों से अर्ज करता भी था रेगुलर सेशंस में, कि देखिए जब हम फेयर वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि यार ये तो मार्केट वैल्यू है। मगर जब हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज में जाएं तो तीन चार एम्बिग्विटीज या कंफ्यूजन आती हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू अब दो किस्म की चल रही होती हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेवल 1 में भी, मगर एक दफा वापस से मैं क्विकली रिएटरेट कर दूं कि भाई अब एम्बिग्विटी ये आती है कि भाई मार्केट में दो वैल्यूज चल रही हैं, एक तो बायर के पर्सपेक्टिव से और एक सेलर के पर्सपेक्टिव से। तो कौन सी मार्केट वैल्यू है? जैसे डॉलर के भी दो रेट्स चल रहे होते हैं, बिड और ऑफर। तो ये वाला ही कंफ्यूजन कि भाई मार्केट वैल्यू में कौन सी वाली, सेलर के पर्सपेक्टिव से या बायर के पर्सपेक्टिव से। फिर दूसरा सवाल कि भाई जो है कौन सी मार्केट की वैल्यू, अब मार्केट्स अगर लेट से एक ही आइटम जो है वो मोर देन वन मार्केट में जो है वो ट्रेड हो रही है, तो कौन सी मार्केट की वैल्यू जो है हम उसको कंसीडर करेंगे फेयर वैल्यू के लिए। फिर एक और सवाल आ जाता है कि भाई अगर कोई रिलेटेड पार्टी से आपने जो है वो मार्केट वैल्यू आपको कोट कर रही है, तो क्या वो कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हम आज देखेंगे डिटेल में। तो फेयर वैल्यू के हवाले से द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, यानी ये वो प्राइस होगी जब आप बेचोगे एसेट को तो आपको मिलेगी। इसका मतलब है सेलर के पर्सपेक्टिव से आपने देखना एग्जिट प्राइस होगी। पेड टू ट्रांसफर द लायबिलिटी, अगर लेट से आपको लायबिलिटी कोई ट्रांसफर करने पर कोई अमाउंट अगर लेट से पे करना पड़ रहा है तो ये लायबिलिटी के लिए फेयर वैल्यू हो गई। इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट अ मेजरमेंट डेट, इसका क्या मतलब है? ये एक एक चीज के ऊपर ना मैंने नोट्स दिए हुए हैं, नोट 1, नोट 2, नोट 3, तो हम इसको देख लेते हैं। तो फेयर वैल्यू क्या है? ये वो प्राइस है दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर द लायबिलिटी। The transaction would be an orderly between market participants at any specific measurement date. अब इसको एक एक
एक एक लाइन को हम लोग डिटेल में देखते हैं और उसके ऊपर कुछ सिनेरियोज हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने जो है ये सबको म्यूट किया हुआ है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग प्लीज, ये रेज हैंड का ऑप्शन भी है, या चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। अच्छा जी, अब नोट वन की बात। नोट वन क्या है कि भाई लेट से हसन, सवाल ये पैदा होता है कि एसेट या लायबिलिटी एक यूनिट हम लेंगे, फेयर वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे किसी भी चीज की, तो एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स होंगे, सारे एसेट्स को ग्रुप करके लेंगे, या तमाम लायबिलिटीज को ग्रुप करके लेंगे, या इंडिविजुअली जो है हम एसेट और लायबिलिटी को कंसिडर करेंगे फेयर वैल्यू के लिए। लेट से मेरे पास जो है कोई पेट्रोल पंप है। अब पेट्रोल पंप पे जो है 10 से 12 एसेट्स होते हैं, वो क्यूमुलेटिवली सीजीयू कहलाता है। तो जब मैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो इंडिविजुअल एसेट की करूंगा या फिर पूरे सीजीयू की करूंगा। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए एसेट को सिंगल ट्रीट करना है या फिर एज अ ग्रुप ट्रीट करना है, वो आईएफआरएस 13 नहीं बताता, वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड बताएगा। जैसे आईएस 36 जो है वो बता रहा होता है कि भाई आपने कौन से आइटम, कौन से एसेट्स को जो है वो एज अ सीजीयू ट्रीट करना है। जैसे आईएस 36 जो है वो बताता है कि भाई कौन से एसेट्स को जो है वो आपने एज अ सीजीयू ट्रीट करना है, कौन से एसेट को आपने कॉर्पोरेट एसेट के तौर पे ट्रीट करना है, और कौन से एसेट को आपने इंडिविजुअल एसेट के तौर पे ट्रीट करना है। आईएफआरएस 13 इस हवाले से कोई भी गाइडेंस नहीं देता, वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड ही बता रहा होगा। पॉइंट नंबर 2 इज वेरी रेलेवेंट, पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एसेट्स होते हैं जिनका जिनका बेनिफिट आपको तो हो रहा होता है मगर सामने वाले बायर को नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एसेट से रिलेटेड राइट्स हैं, वो सिर्फ आपके पास हैं मगर सामने वाले बायर के पास नहीं होंगे वो राइट जब आप बेचोगे। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि यार, अगर कोई एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई बेनिफिट अगर तो वो बायर को इम्पेक्ट कर रहा है तो आपने फेयर वैल्यू में उसको अकाउंट फॉर करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि लेट से आपके पास कोई जमीन है। अब ड्यू टू एनी रीजन उस जमीन पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते, कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, मगर अगर आप वो बिल्डिंग को बेच दो तो जो सब्सिक्वेंट बायर होगा, जो आपसे बाय करेगा, वो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, जब आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है उसके पास राइट टू डेवलप है, जो राइट टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दैट लैंड है, उसकी उसकी फेयर वैल्यू भी कैलकुलेट करके एम्बेड करना। एक और एग्जांपल मैं लेट से आपको देता हूं कि यार, लेट से आपके पास गवर्नमेंट ने आपको कोई लाइसेंस दिया हुआ है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है। अब आप लाइसेंस की फेयर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप फेयर वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये लाइसेंस का राइट सिर्फ आपके पास है। अगर आप किसी और को बेचोगे तो उसके पास वो राइट होगा ही नहीं। या एक और एग्जांपल, लेट से लाइसेंस जो है, गवर्नमेंट ने आपको कोई लाइसेंस दिया हुआ है फिशिंग का किसी स्पेसिफिक कॉस्ट पर, लेट से आपको जो है किसी स्पेसिफिक जो है जगह का, या लेट से कराची में भी आप जो है वो फिशिंग कर सकते हो, आप ग्वादर में भी जाके फिशिंग कर सकते हो, आप ये बिन कासिम पोर्ट पे भी जाके फिशिंग कर सकते हो। ये 3-4 जो है आपके मेन स्पॉट्स हैं, आप वहां जाके फिशिंग कर सकते हो। मैं निटी-ग्रिटी में नहीं जा रहा। अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई, अगर तो आप ये ट्रांसफर करोगे ना तो जो सब्सिक्वेंट बायर होगा उसको सिर्फ ग्वादर का जो है वो वहां फिशिंग करने की इजाजत होगी, उसके अलावा कहीं भी नहीं होगी। तो सर, जब आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस लाइसेंस की, तो सिर्फ ग्वादर के पास जो राइट है सिर्फ उसकी फेयर वैल्यू आप कैलकुलेट, जो ग्वादर का आपका राइट है, आप सिर्फ फेयर वैल्यू में सिर्फ इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, राइट टू फिशिंग ऑन ग्वादर को आप इनकॉर्पोरेट करोगे। बाकी दो, जो कराची में और बिन कासिम पोर्ट पे आप जो क्या कहते हैं फिशिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, या जो आप अभी कर सकते हो, उसकी फेयर वैल्यू को आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करना। तो कट शॉर्ट,
बताने का मकसद ये है कि जब भी आप फेयर वैल्यू किसी भी एसेट की कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करना है जो बायर पे इंपैक्ट करेंगी। अगर लेट्स से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जिसका आपके ऊपर तो इम्पैक्ट आ रहा है मगर बायर पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने इग्नोर कर देना है। इस पर मैं एक इलस्ट्रेशन करवाता हूं आप लोगों को। आई एम श्योर आप लोगों को ये नजर आ रही है इलस्ट्रेशन एग्जांपल 1 कि भाई फेयर वैल्यू में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करना है और फेयर वैल्यू में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड नहीं करना। मैं चाहूंगा एक दफा आप लोग ये रीड कर लें प्लीज। मीनवाइल मैं चाहूंगा एक दफा आप लोग प्लीज इसको रीड कर लें, इस इलस्ट्रेशन को। ये एक्चुअली बता रहा है कि भाई फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आपने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकॉर्पोरेट करना है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करना। आप लोग रीड करें, मीनवाइल में आप लोगों से इसके हैंडआउट शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, इस सिनेरियो को मैं एक दफा रीड कर देता हूँ। अच्छा, मैंने सारे के सारे हैंडआउट्स जो हैं IFRS 13 पर वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। Entity A has a special right which allows them to develop residential apartments on a piece of land they own. Okay. Entity A के पास भाई राइट है कि वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स डेवलप कर सकती है जो उनके पास जमीन है। If entity A were to sell the land, the right to develop the residential apartments would not be transferred to the buyer. Okay. अब ये एक रिस्ट्रिक्शन है रेगुलेटरी कि यार अगर तो जमीन वो सेल करती है एंटिटी ए, तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाने का राइट जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं होगा। Thus, when entity A assesses the fair value of its land, the fair value would not take into account the right to develop residential apartments. Okay. This is because this right is not transferred upon sale, which means that the right would never be able to be used by the market participants. The rights are thus not a characteristic that a market participant मतलब buyer, would not consider when determining the value of land. Thus, in this situation, the right to build residential apartment is an entity-specific characteristics and should be ignored when determining the fair value. आसान सी चीज है, किसी भी एसेट की जो भी एंटिटी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उसे इग्नोर कर दोगे। हाँ, अगर तो एंटिटी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे बायर इंपैक्ट होगा या बायर को कोई फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा बोथ वेज, तो फिर उसको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आप इनकॉर्पोरेट करोगे। अच्छा, अगर तो हसन ये जो राइट टू डेवलप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है ये सामने वाले को ट्रांसफर हो जाता तो यस, फिर आप फेयर वैल्यू में इनकॉर्पोरेट करते राइट टू डेवलप। If the right to develop residential apartments would be transferred upon sale of land, the measurement of fair value would take the right into account.
The ability to transfer the right makes it a characteristics of the asset and not the characteristics of the holder. In other words, a market participant being a potential buyer would consider the ability to develop residential apartments in determining the value of land, as they have access to the right were they to acquire the asset. For this reason, the right are a characteristic that market participant would consider when valuing the land. Thus, in this situation, the right is a market characteristic and should be taken into account when determining the fair value. आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि किसी भी एसेट या लायबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक अगर तो बायर को उसका इम्पैक्ट होगा तो आप फेयर वैल्यू में इनकॉर्पोरेट करोगे। अगर तो बायर से उसको इम्पैक्ट, बायर हिट नहीं हो रहा या बायर के लिए वो यूजफुल नहीं है या वो एंटिटी स्पेसिफिक है, तो आप उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन फर्दर, अब हम बात करते हैं नोट 1। हम समझ गए कि भाई ये जो एसेट की बात हो रही है, लायबिलिटी की बात हो रही है, ये है क्या। अब हम बात करते हैं नोट नंबर 2 पे कि भाई ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं या ऑर्डरली ट्रांजैक्शन जो है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स या ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते कौन है, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होती क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट जो हैं ये बायर्स और सेलर्स होते हैं। जो मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं, कौन सी मार्केट में, प्रिंसिपल मार्केट में या मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में। वापस रिपीट कर रहा हूं भाई, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं, दीज आर द पीपल हु आर द बायर्स और सेलर्स इन प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। अच्छा हसन, अब प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट क्या चीज है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ें, जो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने, फिर हम समझते हैं कि भाई प्रिंसिपल मार्केट या मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट होती क्या है। बायर्स एंड सेलर्स इन प्रिंसिपल एंड मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट दैट आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है वो रिलेटेड पार्टी ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बायर आपको बोली लगाता है फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए और वो आपका आरपी है, रिलेटेड पार्टी है, तो उसकी जो उसने कोटेशन दी है वो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रिलेवेंट नहीं होगी, बिकॉज ही और शी इज नॉट अ मार्केट पार्टिसिपेंट बीइंग अ रिलेटेड पार्टी ऑफ यू। दैट आर नॉलेजेबल, वो नॉलेजेबल भी हो भाई, उनको पता भी हो। एबल टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन, भाई उनकी काबिलियत भी हो इतनी। लेट से एक कंपनी है, 10 मिलियन की कंपनी है, 1 बिलियन की जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपका एसेट है, आप सेल करने जा रहे हो, वो 1 बिलियन की जो है बोली लगा रही है वो कंपनी, तो ऑब्वियसली जब उसकी इस्तात ही नहीं है उस ट्रांजेक्शन में एंटर होने की, तो वो रेलेवेंट मार्केट पार्टिसिपेंट है ही नहीं। विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन, नॉट फोर्स टू ट्रांजैक्ट, भाई उसकी चाहत भी हो, उसकी विलिंगनेस भी हो। बाजूकात होता है कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो आप करके आप जो है कोटेशन लेते हो, तो स्टैंडर्ड ने इस चीज को यहाँ कवर किया है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली दैट्स नॉट पॉसिबल, मगर अगेन एक कंट्रोल लगाया हुआ है कि भाई सामने वाला जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है उसमें आके कोई भी जो है वो क्या कहते हैं कोटेशन ना दे, उसकी विलिंगनेस हो। तो हमने बात कर ली कि भाई मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो होते क्या है, भाई ये बायर्स और सेलर्स होते हैं। प्रिंसिपल या मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो हम समझ लें ये बायर्स एंड सेलर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टी होंगे, नॉलेजेबल होंगे और ट्रांजैक्शन में उनकी एंटर होने की इस्तात भी होगी, एंड दे वुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन। अच्छा, मार्केट एंड ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, भाई ट्रांजैक्शन दैट इज नॉट रश्ड और फोर्स्ड, दैट इज मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव इनफ टाइम टू कंसीडर मार्केट एंड और कंप्लीट नॉर्मल मार्केटिंग एक्टिविटीज। अब होता यह है कि जैसे आप लोग भी बेहतर समझते हैं कि स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बाकायदा आपको टाइमलाइन दी जाती है लोकल रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से कि यार आपने मिनिमम 7 दिनों का जो है वो न्यूज़पेपर में आपने जो है वो इश्तहार देने हैं, या मिनिमम आपने 7 दिनों का टाइम देना है या 10 दिनों का टाइम देना है। वो है क्या, वो एक्चुअली जो इश्तहार दे रहे होते हैं, ये प्रपोजल रिक्वेस्ट जो दे रहे होते हैं, वो एक्चुअली इसी चीज को कवर करने के लिए होता है कि भाई आपने प्रॉपर टाइम दिया है सामने वाले को कि वो सोचे समझे, अपनी रिसर्च कर ले, उसके बाद फिर जो है वो कोई कोटेशन दे। तो फाइनेंशियल सेक्टर में तो इस चीज को जो है काफी ज्यादा, क्योंकि स्टेट बैंक के पर्सपेक्टिव से भी इस चीज को, तो वो एक अलग रेगुलेटरी, क्योंकि वहाँ अलग दूसरे फ्रॉड के चांसेस होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वैल्यू के एसेट्स होते हैं। तो ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि आपने सामने वाले को सोचने के लिए, अपनी सारी रिसर्च वर्क करने के लिए आपने प्रॉपर टाइम दिया हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन का टाइम दिया कि भाई कोटेशन दे दो, वरना फिर जो है
वो बिडिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो प्रॉपरली सामने वाले को टाइम दिया हो कि वो अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी रिसर्च एक्टिविटीज हैं, उसको पूरा कर ले। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमने देख लिया। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी, प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दो ही है कि भाई कौन सी मार्केट्स होती हैं। दो किस्म की मार्केट्स होती हैं, प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, जिसमें आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स बायर या सेलर ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो हम जरा देख लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी है। प्रिंसिपल मार्केट, प्रिंसिपल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें किसी भी आइटम का सबसे ज्यादा काम हो रहा हो, जिसमें ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी हो और लेवल ऑफ एक्टिविटी भी सबसे ज्यादा हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी आइटम के लिए प्रिंसिपल मार्केट कौन सी मार्केट होगी, जिसमें ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हो उस आइटम का और लेवल ऑफ एक्टिविटी उस आइटम की सबसे ज्यादा। सर एक एग्जांपल कर लेते हैं जो कि मैं आप लोगों को पहले भी देता रहा हूँ कि लेट्स से मैं काजू का कारोबार करता हूँ, मेरी जोड़िया बाजार में भी दुकान है, गुलशन इकबाल में भी दुकान है, और मेरी लेट्स से डिफेंस में भी दुकान है। अब मेरे लिए प्रिंसिपल मार्केट कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन? जोड़िया बाजार, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा काम होगा काजू की खरीदो फरोख्त का, जो वॉल्यूम होगा और जो लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी वो जोड़िया बाजार में सबसे ज्यादा होगी। डिफेंस में भी होगी मगर वहां वॉल्यूम एज कंपेयर टू अदर टू मार्केट्स इतना ज्यादा नहीं होगा। ये बाजुकात हो सकता है वॉल्यूम हो मगर लेवल ऑफ एक्टिविटी इतनी ज्यादा ना हो। तो सर प्रिंसिपल मार्केट वो मार्केट है किसी भी आइटम के लिए जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम पाया जाए। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट क्या होती है? मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट जहां सबसे ज्यादा आपको पर यूनिट फायदा हो रहा। तो हमारे केस में जो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है वो कौन सी है? आपकी जोड़िया बाजार, गुलशन और डिफेंस में से डिफेंस की मार्केट वुड बी टेकन एज मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। तो मैं मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट की डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। मार्केट दैट वुड मैक्सिमाइज द अमाउंट दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। प्रिंसिपल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहां आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम और लेवल ऑफ एक्टिविटी पाई जाए किसी भी आइटम की, जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही हो। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट जहां सबसे ज्यादा आपको फायदा हो रहा हो। Maximizes the amount that would be received to sell an asset, minimizes the amount that would be paid to transfer the liability after taking into account transaction cost and transportation cost। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आप लोगों से करने के लिए जा रहा हूं। फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं प्रिंसिपल मार्केट क्या होती है। प्रिंसिपल मार्केट किसी भी आइटम की वो मार्केट होती है जहां हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम्स एंड एक्टिविटी पाई जाए। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी मार्केट होती है सर? जिसमें जो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा हो पर यूनिट बेसिस पे। अब अच्छा हसन ये बताओ फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? आई एम श्योर आप लोगों को नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू in principal market and or most advantageous market। मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूं कि जब भी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, चाहे कोई भी मार्केट हो, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो ये वाला फॉर्मूला होगा। मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो भी वैल्यू चल रही हो, लेट से किसी भी आइटम की मैं एक चेयर को सेल आउट करना चाहता हूं, उसकी वैल्यू से 100 है, सही है, मगर मुझे इसको मार्केट में ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर होगी। इसको मार्केट में ले जाने के लिए अब जाहिर सी बात है मेरा जो ऑफिस है वो करंगी में, अब मार्केट जो है जहां ये चेयर बिकती है वो सदर में है, तो मुझे मार्केट में ले जाने के लिए इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर होगी वो होगी से ₹5।
अच्छा, अब जब मैं वहां ले जाऊंगा तो जाहिर सी बात है वहां ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, ये कीमती चेयर्स के जुमरे में आती है जो मैं चेयर बेचना चाह रहा हूँ, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन करोगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट से 1 रुपए की इन करोगी। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तुम्हें फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू में से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर देना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मार्केट फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए इनकॉर्पोरेट नहीं होती। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए इग्नोर की जाती है। फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट शैल नॉट बी मेड पार्ट ऑफ फेयर वैल्यू। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने इस वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हवाले से आपको बताया है ताकि कल कलाक अगर आप लोगों के पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है तो आप उसे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए इग्नोर कर दीजिएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, shall not be accounted for while calculating fair value। यानी अगर मैं फेयर वैल्यू का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, उसकी वजह है हसन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्यों इग्नोर करते हैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए? पहले ऐसा नहीं था, पहले जो स्टैंडर्ड था जिसमें फेयर वैल्यू की डेफिनेशन दी गई थी उसमें ऐसा नहीं था, मगर अब ये ज्यादा लॉजिकल है कि भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप इग्नोर कर दे। उसकी वजह क्या है? स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ना, ये ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक है कॉस्ट, इसका फेयर वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम कोई भी काम करते, सिर्फ इस एसेट को नहीं बेचते, तुम किसी और चीज को भी बेचते तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो इनकर होनी थी। इसका प्रोडक्ट से ताल्लुक ही नहीं है, इसका तो ताल्लुक ट्रांजैक्शन से। तो इस वजह से किसी भी एसेट की या लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, जो नॉर्मली हम ब्रोकरेज बोलते हैं, आप उसे इग्नोर कर देते हो। सही है? तो आई होप आप लोगों को क्लियर है कि फेयर वैल्यू जब भी आपने कैलकुलेट करनी है, फेयर वैल्यू जब भी कैलकुलेट करनी है तो आपने मार्केट, अच्छा मैं जूम इन कर रहा हूँ बिल्कुल, अब सही है? इमरान भाई सही है? स्क्रीन नजर आ रही है? अब मैंने जूम इन कर दिया है। अच्छा जी, तो सर हमने पढ़ लिया कि जब भी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, चाहे वो प्रिंसिपल मार्केट हो या मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट हो, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू में से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने माइनस कर देनी है तो आपके पास जो है फेयर वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब अगर लेट्स से हसन बहुत सारी मार्केट्स दी हुई है और आपको कैलकुलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मार्केट मोस्ट एडवांटेजियस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन बहुत सारी मार्केट्स हैं, अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मार्केट मोस्ट एडवांटेजियस है, तो वो कैसे मालूम करेंगे? फॉर्मूला फॉर आइडेंटिफाइंग मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। सर जब आप मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट मालूम करना चाहते हैं तो आपने देखना है सर जब आप मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपने देखना है कि भाई आपको नेट फायदा कौन सी मार्केट में सबसे ज्यादा हो रहा है।
तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए आप नेट फायदा देखोगे। अब नेट फायदे की बात कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी आप इनकॉर्पोरेट करोगे। तो अगर लेट से आपके पास 3-4 मार्केट्स दी हुई और आपको बताया जाता है कि भाई आप इस मार्केट के अंदर इतना कमाते हो, इसमें इतना कमाते हो, इसमें इतना कमाते हो, तो जब आप नेट कमाने की बात करोगे तो मार्केट वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी आप माइनस करोगे। क्योंकि देखें मोस्ट एडवांटेजेस का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपने बनिया बन के सोचना है कि भाई नेट आपकी जेब में कितना जा रहा है। तो वो तो फेयर वैल्यू थी, वो तो एक अकाउंटिंग का सब्जेक्ट था, तो हमने बोला चलो ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक कॉस्ट है तो उसको फेयर वैल्यू का हिस्सा ना बनाओ। मगर व्हेन यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एनी मार्केट विच इज मोस्ट एडवांटेजियस टू यू, तो उसमें तो हर किस्म की कॉस्ट आप माइनस करोगे ना। तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कैलकुलेट करते हुए आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी जो है वो मार्केट वैल्यू में से माइनस करते हो। ओनली, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमें नेट फायदा सबसे ज्यादा कौन सी मार्केट में हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो कॉस्ट ना, ठीक है। हाँ, फेयर वैल्यू में कैलकुलेट करते हुए मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करता, क्योंकि फेयर वैल्यू एसेट की होती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला फॉर आइडेंटिफाइंग एनी मार्केट एज मोस्ट एडवांटेजियस। तो इसका फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर है। मैं क्विकली रिपीट कर देता हूं जितना हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि यही मेन इस स्टैंडर्ड का जो सबसे मेन टेक्निकल एरिया है वो यही है कि हसन दो किस्म की मार्केट्स होती हैं, प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम एंड एक्टिविटी पाई जाए किसी भी आइटम की। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी होती है? मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट जिसमें आपको किसी भी आइटम में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर प्रिंसिपल मार्केट भी है, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट भी है, तो आप प्रिंसिपल मार्केट वाली वैल्यू उठाएंगे। अगर तो कोई प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तो आप फिर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट पे जाएंगे। स्टेप नंबर 1, फॉर कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू यू वुड बी टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल मार्केट्स फेयर वैल्यू, ठीक है। However, if all of the markets or if none of the market is principal market, से जोड़िया बाजार, गुलशन, डिफेंस, तीनों में सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी है और सेम लेवल ऑफ वॉल्यूम है, तो फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट की वैल्यू उठा लो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन फेयर वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट ने बोला देखो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए याद रखना दो किस्म की कॉस्ट होती हैं जो तुम्हें फेस करने को आएंगी, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है और एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए चाहे प्रिंसिपल मार्केट हो चाहे मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट हो, आपने मार्केट वैल्यू में से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर देना है। यानी फेयर वैल्यू किसी भी मार्केट में कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा मार्केट वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप इग्नोर कर दोगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन अगर मैं बहुत सारी मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा हूँ तो हाउ वुड आई आइडेंटिफाई कि कौन सी मार्केट मोस्ट एडवांटेजियस है? तो स्टैंडर्ड ने बोला देखो यार तुम एक काम करो, जो भी मार्केट वैल्यू हो उसमें से जितनी भी कॉस्ट आ रही है, दो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उन दोनों को माइनस कर दो और देख लो कि तमाम मार्केट्स में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें कहाँ हो रहा है। तो जिस मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा दैट मार्केट वुड बी टेकन एज मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, अब जब तुम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो वैसे ही फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे जो ऊपर मैंने बताया हुआ है, मतलब मार्केट वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सर मैं क्विकली एक दफा रिइटरेट कर दूं, सर हम अगर बहुत सारी मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं तो कौन सी मार्केट की फेयर वैल्यू लेंगे? प्रिंसिपल मार्केट की। अगर सर कोई प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तो फिर कौन सी मार्केट की लेंगे? मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट की। सर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब सर ये थ्योरेटिकली हमने पढ़ तो लिया है, मगर हम
एक दो इलस्ट्रेशंस करते हैं ताकि हमारा इस कॉन्सेप्ट पर जो है और भी थोड़ी सी ग्रिप आ जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग इसको जरा अटेम्प्ट करें एग्जांपल 3 को। प्लीज मुझे जरा आप प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट निकाल के दें और फिर मुझे फेयर वैल्यू निकाल के दें प्लीज। अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन में मुझे प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट बताएं। अच्छा, मुझे बल्कि वर्बली बता दें, लिख के बता दें, बताएं इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है। मैं मोस्ट एडवांटेजेस की बात ही नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ये बता दें प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है। इस सवाल में प्रिंसिपल मार्केट सामने सामने दिया हुआ है। इस सवाल में प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है, मुझे सिर्फ ये बता दें। प्रिंसिपल मार्केट तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है ना। हाँ, डरबन की मार्केट प्रिंसिपल मार्केट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। डरबन मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट क्योंकि इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम है। अब आपने फेयर वैल्यू आपने मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी है उसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, और फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो प्लीज आप लोग कर लें आराम से, 3-4 मिनट लें, आप लोग सॉल्व करें, मुझे बताएं। अच्छा, हम देख लेते हैं इसको। आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह काफी पार्टिसिपेंट्स का जो है वो जवाब आया है। हम एक काम करते हैं, प्रिंसिपल मार्केट तो हम इसको जरा जॉट डाउन कर लेते हैं ना, जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इधर हम लोग जॉट डाउन कर लेते हैं। से सॉल्यूशन टू एग्जाम्पल 3
इधर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं जॉट डाउन कर लेता हूँ। पहला पॉइंट ये है, मेरी जो प्रिंसिपल मार्केट है, प्रिंसिपल मार्केट इज डरबन, रीजन बीइंग हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ सेल्स। प्रिंसिपल मार्केट हमें पता चल गई। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट पे। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी है? अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है, डरबन, केपटाउन, प्रिटोरिया। मगर देखें डरबन में है एवरेज प्राइस 16, 14 और 17, 16, 14 और 17। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 411। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट है -1, -1 और -7, -1, -1 और -7। तो सर केपटाउन जो है वो मेरे लिए मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है केपटाउन में। केपटाउन वुड बी कंसिडर्ड एज मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। केपटाउन वुड बी कंसिडर्ड एज, मैं लिख देता हूं, केपटाउन is most advantageous market being highest payout। हाईएस्ट पे आउट है केपटाउन में, तो इसलिए केपटाउन जो है वो हाईएस्ट मोस्ट एडवांटेज। अब हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई फेयर वैल्यू इन प्रिंसिपल मार्केट अगर होती, अगर प्रिंसिपल मार्केट हमें चूज करना पड़ता तो क्या फेयर वैल्यू होती? और अगर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट चूज करना पड़ता तो क्या फेयर वैल्यू होती? वो हम जॉट डाउन कर लेते हैं। प्रिंसिपल मार्केट को शॉर्ट फॉर्म में पीएम लिख रहा हूं, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को शॉर्ट फॉर्म में एमएम लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या है हमें पता है, फॉर्मूला मार्केट वैल्यू और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको हमने अकाउंट फॉर करना है। मार्केट वैल्यू प्रिंसिपल मार्केट हमारी थी डरबन की, तो डरबन का ये उठा लेते हैं। प्रिंसिपल मार्केट में पीएम का मतलब प्रिंसिपल मार्केट और एमएम का मतलब मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। सर अगर तो मैं प्रिंसिपल मार्केट को चूज करता तो मेरी जो फेयर वैल्यू होती वो 12 होती, और अज्यूम करते हैं अगर कोई प्रिंसिपल मार्केट ना होती तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट मेरी केपटाउन होती और उसमें फेयर वैल्यू 13 होती। तो हमारी अकाउंटिंग के लिए जो रिलेवेंट वैल्यू है वो हमारी है फेयर वैल्यू विच इज 13। आई होप आप लोगों को क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, एल्स वी शुड मूव ऑन। थर्टीन, अच्छा अच्छा देखें आर्थुर भाई, अच्छा हमने पढ़ा था सबा और आर्थुर भाई के फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, सही है? चाहे कोई भी मार्केट हो, while calculating fair value transaction cost would not be taken into account। हमने अभी पढ़ा था। क्यों फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ना उसका फेयर वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है।
वो ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक कॉस्ट है। किसी भी आप कोई भी आइटम ले जाओ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो ब्रोकर है वो तो अपनी ब्रोकरी लेगा, उसका फेयर वैल्यू से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में हमारा मकसद, हसन मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कैलकुलेट करते हुए तुमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्यों ली है? मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कैलकुलेट करते हुए ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसलिए ली है क्योंकि मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में हमें ये देखना होता है नेट हमें फायदा कितना हो रहा है, नेट फायदा कितना हो रहा है। तो जब हम नेट फायदा देखने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली जो ट्रांजेक्शन की कॉस्ट है उसको भी माइनस करेंगे, मगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए स्टैंडर्ड बोलता है कि आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को नहीं लोगे। आई होप आर्थर भाई आपको क्लियर है और सबा आपको भी क्लियर है। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एल्स वी शुड मूव ऑन। इसकी तस्वीर लेके अगर प्लीज आप लोग व्हाट्सएप कर दें। चलें, थैंक यू। अब इसके ऊपर एक और सवाल करते हैं। ये आज से 3-4 साल पहले सीए फाइनल्स में भी एक ये अच्छा सवाल आया था, छोटा सा था खैर। ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा प्लीज अटेम्प्ट करें।
क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर ले। मार्केट सी इज मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट नहीं, मैंने ये बोला है कि मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कैलकुलेट करते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप लोगे, अलबत्ता फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नहीं लोगे। फवाद, मैंने ये बोला था कि मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कैलकुलेट करते हुए आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस करोगे, मगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए चाहे कोई भी मार्केट हो, सही है ना, आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नहीं लोगे। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं। बुमीना लिमिटेड रिक्वायरमेंट में है आइडेंटिफाई प्रिंसिपल एंड मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट्स अलोंग विद रीजंस देयर ऑफ, ऑल्सो कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन दीज मार्केट्स। सही है, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है। मार्केट ए है क्योंकि उसका सबसे ज्यादा शेयर है, ठीक है ना। Mubina Limited holds an asset that is traded in 3 different active markets. Relevant information of the asset in 3 market is as follows. तो भाई प्रिंसिपल मार्केट जो है वो तो मार्केट है, बड़ा सिंपल सा है, नजर आ रहा है 50% शेयर के साथ। मैं एक काम करता हूँ, जो सॉल्यूशन मैंने इसके लिए किया था वो इसके लिए भी एक दफा इधर कर देता हूँ। प्रिंसिपल मार्केट इस मार्केट ए, रीजन बीइंग हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सही है। अच्छा, अब हमारे पास 3 मार्केट्स हैं, ए, बी और सी। अब मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, अच्छा हमें ये पता है कि अब इसने क्या दिया हुआ है, एंट्री प्राइस दी हुई है और एग्जिट प्राइस दी हुई है। तो हमें पता है कि हम हमेशा एग्जिट प्राइस लेते हैं क्योंकि हमें माल को बेचना होता है, हमारे पास माल होता है। अगर आप फेयर वैल्यू की डेफिनेशन देखें तो वो बोलता है कि वैल्यू विच शेल बी रिसीव टू सेल एन एसेट, यानी एग्जिट प्राइस। तो एंट्री प्राइस हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, एग्जिट प्राइस इज रेलेवेंट। तो मैं इधर लिख भी देता हूं, हमें कौन सी मार्केट वैल्यू चाहिए, एग्जिट प्राइस चाहिए। अभी मैं सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मेरी कौन सी मार्केट जो है एबीसी में से मोस्ट एडवांटेजियस है। तो एग्जिट प्राइस 29,500, 30,500 और 29,600। 29,500, 30,500 और 29,600। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, नहीं 29,500, हाँ 29 सही है, एग्जिट प्राइस मैंने ली है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 800, 1000 और 400। 800, 1000 और 400। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 700, 1500, 1000। 700, 1500 और 1000। तो सर मेरे पास जो सी है वो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट आइडेंटिफाई हुई है, सी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पे आउट है। आई होप आप लोगों को क्लियर है कि मेरे पास सी जो है वो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कैसे है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे आउट है, सबसे ज्यादा मुझे। अब हम मालूम करते हैं कि यार फेयर वैल्यू इन दोनों मार्केट्स में अगर होती है, अच्छा देखें प्रैक्टिकली ना, अगर तो प्रिंसिपल मार्केट है तो आप मोस्ट एडवांटेजियस पे नहीं जाएंगे। मोस्ट एडवांटेजियस पे कब जाएंगे, जब कोई प्रिंसिपल मार्केट ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है हसन, तीनों एक्टिव मार्केट्स हैं और तीनों में बराबर का शेयर है। लेट्स से इसी सिनेरियो के अंदर ए में भी 33% की एक्टिविटी थी, बी में भी, सी में भी। तो फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि चूंकि कोई भी प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तो आप मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट की तरफ जा सकते हो। अच्छा जी, अब प्रिंसिपल मार्केट के अंदर अगर वैल्यू देखते हैं तो क्या करते हैं, तो वो होती है 28,700। और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में अगर आप वैल्यू देखते हैं तो वो क्या होती, वो होती 29,200। आई होप आप लोगों को क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर है कि फेयर वैल्यू अगर प्रिंसिपल मार्केट होती तो 28,700 होती, और अगर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट होती तो 29,200 होती। यानी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर तो मार्केट ए को आप लेते
बाय डिफॉल्ट तो 28,700 पर यूनिट की फेयर वैल्यू होती, और अगर से कोई भी मार्केट प्रिंसिपल ना होती तो फिर 29,200 की आपकी फेयर वैल्यू होती, जो कि आप अपने अकाउंट्स के अंदर यूज कर रहे होते। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एल्स वी शुड मूव ऑन। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एल्स वी शुड मूव ऑन। अच्छा जी, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल मार्केट भी देख ली, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट भी देख ली। तो अब देखें, यानी प्रैक्टिकली हम ये फेयर वैल्यू किस तरीके से मार्केट अप्रोच होती है, कॉस्ट अप्रोच होती है, इनकम अप्रोच होती है, हम उसके जरिए जो है ये वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ये मार्केट बेस्ड अप्रोचेस हैं, ये एक्चुअली जो इंजीनियर्स वगैरह, जो एक्सपर्ट्स वगैरह वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो ये अप्रोचेस एक्चुअली यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है बीइंग एन अकाउंटेंट, वो ये है कि देखें, आप जाहिर सी बात है जब भी फेयर वैल्यू निकालते हैं तो आपको इनपुट्स मिल रहे होते हैं, आप इनपुट्स की बेसिस पर जो है फेयर वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, फेयर वैल्यू निकालते हुए जो आपको इनपुट्स मिलते हैं वो 3 लेवल्स के होते हैं, फ्रॉम मोस्ट रिलायबल टू लीस्ट रिलायबल। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि जो लेवल 1 होता है वो मोस्ट रिलायबल इनपुट का माना जाता है, लेवल 2 का जो इनपुट होता है वो लेस रिलायबल है एज कंपेयर टू लेवल 1, और लेवल 3 का जो इनपुट है वो बिल्कुल लीस्ट रिलायबल है, मगर हम लोगों की मजबूरी है कि हमें हमें वहां से इनपुट लेना पड़ता है। अब ये होते क्या, पहले तो हम ये समझ लें कि भाई जब भी हमें इनपुट्स मिल रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड ने बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी उसके लेवल्स बताए हुए। लेवल 1 से जो इनपुट आ रहा है उसको इसने बोला है मोस्ट रिलायबल, लेवल 2 से जो इनपुट आ रहा है उसको उसने बोला है सही है, रिलायबल थोड़ा बहुत है, और लेवल 3 वाला जो इनपुट है वो लीस्ट रिलायबल है। अब अच्छा हसन, लेवल 1 से कौन सा इनपुट आ सकता है? अच्छा, ये जब हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई सिरा चाहिए होता है, कोई वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो वो वैल्यूज जहां से आती हैं वो इनपुट्स कहलाते हैं, और बेस्ड ऑन द रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड ने उसको लेवल्स में तोड़ दिया है। तो स्टैंडर्ड ने बोला कि देखो यार, अगर तो एक्टिवली ट्रेडेड आइटम्स हैं, कोटेड प्राइस है जिनकी मार्केट में, जिनकी प्राइस कोटेड है, जिनकी प्रॉपर एक्टिव मार्केट है, तो अगर तो चूंकि तुम्हें डायरेक्टली फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उनकी मार्केट से ही उनकी वैल्यू पता चल जाएगी, तो वो जो वैल्यू पता चल रही है वो लेवल 1 इनपुट कहलाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गई, जो आपके लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनकी प्राइस, जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप जाओ, या आपके पास अगर किसी भी ब्रोकर का जो है आपके पास एप्लीकेशन है उस पर आप चले जाओ, तो आप अगर लेट से लकी सीमेंट है उधर, आप यू जस्ट नीड टू टाइप इन, आपको आपकी फेयर वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये कौन सा इनपुट से आ रही है? ये लेवल 1 के इनपुट से आ रही है, बिकॉज ये मोस्ट रिलायबल जो है वैल्यू है। ठीक है, इसके बरक्स अगर लेट से कोई अनलिस्टेड कंपनी है, से फिलिप मॉरिस, अब फिलिप मॉरिस की अगर मुझे फेयर वैल्यू चाहिए, कंपनी की फेयर वैल्यू चाहिए, तो इसकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है क्योंकि ये अनलिस्टेड है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि इस सिनेरियो में आप क्या करते हो, इस सिनेरियो में जो हम बचपन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते भी थे कि हम जो है इसकी अकॉर्डिंगली एक और कंपनी जो लिस्टेड हो तो हम एस्टिमेट करके उसकी जो है वैल्यू निकालते हैं, और फिर उसकी साइज के हिसाब से जो है हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, और एक हाइपोथेटिकल वैल्यू हम बता देते हैं कि अच्छा यार, इसकी जो 7 वाली कंपनी है जिसकी सेल्स इतनी है उसकी फेयर वैल्यू इतनी है, तो इसकी इतनी होगी। तो ये लेवल 2 का इनपुट है, जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं कि हम सिमिलर आइटम्स की बेसिस पर जो है इसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं। लेवल 3 इनपुट क्या होता है? बाज़ कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एसेट्स होते हैं जो अपने अंदर यूनिक होते हैं, स्पेशल नेचर के होते हैं, तो उनकी फेयर वैल्यू कोई सिमिलर आइटम्स की मद में नहीं निकाल सकते। तो आप फिर एक टेक्निक यूज करते हो, डीसीएफ टेक्निक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक।
और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक आप कुछ नहीं करते, उस एसेट से या उस ग्रुप ऑफ एसेट की आप क्या करते हो, प्रोजेक्शंस आप करते हो और उसको डिस्काउंट कर लेते हो, और आप बोलते हो कि यार इसकी फेयर वैल्यू डीसीएफ टेक्निक के जरिए ये बन रही है। तो सर ये मैंने आपको तीनों लेवल्स की एग्जांपल दी। लेवल 1 वो एसेट्स या वो आइटम्स जिनकी एक्टिव मार्केट जो है वो अवेलेबल है, जो एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं। नंबर 2 जिनकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है मगर उनके जैसे सिमिलर आइटम्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप एक उनसे एनालॉजी ड्राइव करके एक फेयर वैल्यू निकाल लेते हो। लेवल 3 कोई उनका रेलेवेंट कोई सानी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के जरिए उनकी वैल्यू निकाल लेते हो। तो ये 3 लेवल्स हैं जो स्टैंडर्ड ने बोला हुआ है कि आप बाकायदा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करो कि कौन से लेवल के जरिए आपकी इस एसेट की फेयर वैल्यू आई है। लेवल 1 के जरिए, लेवल 2 के जरिए, लेवल 3 के जरिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो तुमने फेयर वैल्यू तो बता दी मगर उसकी रिलायबिलिटी का जो लेवल है वो भी तो बताओ। अगर तो एक लेवल 1 से इनपुट आया हुआ है, अगर एक लेट्स से किसी एसेट की वैल्यू लेवल 1 से आई है, तो स्टैंडर्ड यूजर देखते ही, वो छूटते ही, अगर यूजर को थोड़ा सा आईएफआरएस या अकाउंटिंग के हवाले से पता है तो ही वुड बी मोर कंफर्टेबल कि अच्छा यार ये बेस्ट रिलायबल अवेलेबल जो है, जो फेयर वैल्यू थी वो मुझे मिल गई है। अगर लेवल 2 से आएगा तो यूजर जो है थोड़ा सा शेकी होगा कि यार जो है क्या कहते हैं कि ये इतनी रिलायबल नहीं है। और अगर लेवल 3 के इनपुट से हम लिख दें कि भाई लेवल 3 के इनपुट से ये फेयर वैल्यू निकली है, तो ऑब्वियसली यूजर के दिमाग में होगा कि एक हाइपोथेटिकल फिगर निकालिए जो कि चलो कोई और चीज अवेलेबल नहीं थी तो हमने डीसीएफ टेक्निक के जरिए निकाल दी है फेयर वैल्यू। तो कट शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी आप फेयर वैल्यूज आप मेजर कर रहे हो तो आप अपनी फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करोगे कि कौन से लेवल के जरिए जो है आपने फेयर वैल्यू कैलकुलेट की है। अच्छा, अब इधर एक प्रैक्टिकली एक इशू आता है लेवल 1 पर जो मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा। लेट्स से मेरे पास से बैंक इस्लामी के शेयर्स पड़े हुए हैं। बैंक इस्लामी इज अ लिस्टेड कंपनी। अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास बैंक इस्लामी के लेट्स से 20 मिलियन शेयर्स पड़े हुए हैं और अभी रेट चल रहा है 14 रुपया। एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब मुझे बताएं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि 20 मिलियन शेयर्स जब मार्केट में बिकने के लिए आएंगे तो उसकी वैल्यू 14 नहीं रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता अज्यूम करें कि बैंक इस्लामी की जो है जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा होता नहीं है, तो 1-2 हफ्ते में तो ये पूरे 20 मिलियन बिकेंगे। और जब बिकेंगे तो आप बेहतर समझते हैं कि इसकी वैल्यू 14 नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली शायद 1-2 लोअर लॉक भी लग जाए, तो शायद कहीं ये 12 से 14 के दरमियान बिकेगी। मतलब अभी तो वैल्यू चल रही है 14, मगर जब आप बेचने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कोई आइटम 13 में भी बिके, कोई 12.5 में भी बिके, कोई 12 में भी बिके, क्योंकि जाहिर सी बात है अचानक से एक सेलिंग प्रेशर आएगा तो मार्केट की एक नॉर्मल एक वो है साइकी कि मार्केट लोअर लॉक की तरफ जाती है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो ऑन एन एवरेज मुझे ऐसा लगता है या एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि अभी जो वैल्यू 14 चल रही है, जब ये सारे के सारे 20 मिलियन बिकेंगे तो एवरेज जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 12.5। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, तो जब वॉल्यूम एक साथ अगर मार्केट में आएगा बिकने के लिए तो जाहिर सी बात है वैल्यू तो कम होगी, या हो सकता है लोअर लॉक भी लगे। तो मुझे बताएं मैं जब फेयर वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं 12.5 लूं एवरेज प्राइस, या फिर आज जो वैल्यू चल रही है 14 वो लूं मैं? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। बैंक इस्लामी इज अ लिस्टेड कंपनी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बैंक इस्लामी एक लिस्टेड कंपनी है। रुपीस 14 पर मेरे पास 20 मिलियन शेयर्स हैं। अब आपको भी पता है कि जब मैं इसको बेचने के लिए जाऊंगा तो ये 14 रुपीज में नहीं बिकेंगे, ये 12.5 के आसपास बिकेंगे एवरेज प्राइस पे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मैं 12.5 के हिसाब से करूं या 14 रुपीज के हिसाब से करूं? प्लीज। अच्छा जी, ये चीज आप लोग याद रख लें, कि लेवल 1 का जो इनपुट है
स्टैंडर्ड बोलता है लेवल 1 के इनपुट में आपने कोई क्वांटम वगैरह का फैक्टर नहीं लेना, जो आज की प्राइस है आपने उसको अकाउंट फॉर करना है। आपके पास 20 मिलियन हो या 20 बिलियन हो, आपने इस फैक्टर को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना कि यार क्वांटम ज्यादा है तो ये कम में बिकेगा, नहीं। आप जो करंट मार्केट वैल्यू है आप उसके ऊपर वैल्यू करेंगे, दैट इज ₹14। तो जिन लोगों ने, नईम भाई ने, जैसे आर्थुर भाई ने बताया कि भाई क्लोजिंग रेट लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे, तो बिल्कुल एवरेज प्राइस को आपने नहीं लेना। लेवल 1 इनपुट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट रिलायबल इनपुट, तो आपने क्वांटम वगैरह के फैक्टर को इनकॉर्पोरेट नहीं करना। तो सर ये स्टैंडर्ड हम लोगों का, ये छोटा सा स्टैंडर्ड था तो जो हम लोगों का कंक्लूड हुआ। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपने बाकायदा डिस्क्लोज करना है। जो जो एसेट्स लेवल 1 से आए तो आपने बताना है, जिनकी वैल्यू लेवल 2 से आई है तो आपने बतानी है, जिनकी वैल्यू। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा।
अच्छा जी, तो अब डिस्क्लोजर्स जो हैं, डिस्क्लोजर गिवन इन रिस्क राइट, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके जो कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह हैं, ये क्लरिकल एरिया है, मैं वन पेजर समरी वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो जो इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट था वो हम लोग एड्रेस कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपने ईपीएस को जो है वो कंप्लीट करेंगे, जो हम लोगों का आधा 1 घंटे का रह गया है, और फिर हम लोग नया स्टैंडर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एल्स हम लोग जो है क्लास को ऑफ करें। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।